डियर क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपको समझा दिए हैं, सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उनको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पर जो आपको डिजीजेस दिए हुए हैं जिनका आपको पिक्चर दिख रहा है, इसको हमको कैसे कैटेगराइज करना है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे में फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। तो पहला है कोल्ड एंड फ्लू। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कौन कॉज करता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस को पैथोजेन कॉज करते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पैथोजेन कॉज नहीं करते हैं। पैथोजेन क्या होते हैं? पैथोजेन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोल्ड एंड फ्लू कौन करवाता है? वायरस करवाता है। तो ये तो एक पैथोजन है। ये कैसा हो गया डिजीज? ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये क्या है? ये हो गया हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। अब टाइफॉइड, टाइफॉइड जो है वो भी स्प्रेड होता है वन पर्सन से अनदर। टाइफॉइड जो है वो खाने वगैरह से, वाटर वगैरह से, दोनों से ही स्प्रेड होता है। टाइफॉइड को कौन करवाता है? बैक्टीरिया करवाता है। ठीक है, टाइफॉइड को कौन करवा रहा है? सैल्मोनेला नाम की बैक्टीरिया जो है वो करवाता है। तो ये भी कम्युनिकेबल हो गया। डायबिटीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज क्या है? वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है और डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। एज़मा जो है ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, एज़मा जो है वो भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। लास्ट में चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स भी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। चिकन पॉक्स पैथोजेन करवाता है। चिकन पॉक्स जो है वायरस की वजह से होता है। तो ये क्या है? ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आखिर हमने कैसे कैटेगराइज किया? हमने देखा कि कौन कौन से डिजीजेस को पैथोजेंस जो हैं कॉज कर रहे हैं। तो जो भी डिजीजेस को पैथोजेंस कॉज कर रहे थे उनको हमने कम्युनिकेबल कहा और जिन डिजीजेस को पैथोजन नहीं कॉज कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे थे, वो नॉन कम्युनिकेबल थे। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को में स्प्रेड हो रहे हैं। कोल्ड एंड फ्लू जो है वायरस करवा रहा है, ये कम्युनिकेबल है। टाइफॉइड बैक्टीरिया करवा रहा है, ये कम्युनिकेबल है। और चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस करवा रहा है। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑलराइट, अब जो नॉन कम्युनिकेबल थे वो क्या थे? डायबिटीज और एज़मा। डायबिटीज जो है लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है आपकी फैमिली ट्री में हो कि आपकी जो है जनरेशन्स में डायबिटीज चली आ रही हो, तो जीन्स की वजह से वो भी होता है। और एज़मा जो है पोल्यूशन, एलर्जेंस और एनवायरनमेंट, कैसा है आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसकी वजह से होता है। और ये दोनों क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हमको क्या करना है? इन चारों में से हमको देखना है कि कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है। तो टाइफॉइड अभी हमने देखा, टाइफॉइड जो है बैक्टीरिया करवा रहा है, तो ये क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है। एज़मा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और मीजल्स जो है ये भी मीजल वायरस करवाता है। तो वायरस है मतलब कि पैथोजन इन्वॉल्व है। और अगर पैथोजन है तो कैसा डिजीज होगा? ये कम्युनिकेबल डिजीज होगा। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड और थर्ड है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो जो सेकेंड और थर्ड है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आ गई बात समझ में? आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में क्या हुआ है, फ्लू फैलने लगा है, ठीक है। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू द स्कूल कॉफिंग एंड स्नीजिंग। हमारे कुछ जो बैचमेट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं वो एब्सेंट हैं, लेकिन कुछ जो क्लासमेट्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं। उनको जो है फ्लू के सिम्टम्स हैं, वो खांस रहे हैं, उनको छींकें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। आपको जो है, आपका जो स्कूल है उसको क्या एक्शन ऐसे लेने चाहिए सो दैट ये जो हमारा फ्लू है वो और ना फैले। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि वो घर पर रेस्ट करें, ठीक है। तो जो 6 स्टूडेंट्स हैं हमको उनको बोलना चाहिए कि घर पर रेस्ट करें और क्लासरूम्स को जो है अच्छा वेंटिलेटेड बनाना चाहिए ताकि वहाँ पर जो है हमारे जो भी फ्लू कॉजिंग वायरसेस हैं वो ना आए, ठीक है। उसके बाद क्लीन जो है हमको सारे जो भी सरफेसेस हैं हमको उस क्लीनलीनेस प्रॉपर मेंटेन रखनी है अपने स्कूल की, और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ को जो है बढ़ाना है। सबके सब जो भी बच्चे आ रहे हैं जो हेल्दी हैं उनके हाथ क्लीन रहें, आसपास के सरफेसेस क्लीन रहें सो दैट फ्लू और स्प्रेड ना हो। ये सारे मेजर्स हमारे स्कूल को जो है लेने चाहिए, ठीक है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विद यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द फ्लू हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। अगर आपका जो क्लासमेट है जो आपके बगल में बैठता है आप ही के बेंच पे, वो अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जो है कैसे उससे बात करेंगे, कैसे आप उसको जो है बिना उसकी फीलिंग्स को हर्ट किए उससे बात करेंगे और उसको सही चीज़ कैसे बताएंगे। तो हमको बहुत उसको जो है पोलाइटली क्या कहना है कि तुम घर पे रेस्ट करो और अगर नोट्स वगैरह होंगे, कुछ पढ़ाई होगी, वो मैं तुमको जो है शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम पहले क्या करो, ठीक हो जाओ, ठीक है। तो हम आपको बहुत ही पोलाइटली अपने क्लासमेट को बोलना है कि तुम रेस्ट करो, साथ ही साथ अपने माउथ को कवर रखो, अपने हाथ को जो है क्लीन रखो हमेशा, और आपको जो है जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होंगी, जो भी नोट्स होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा सो दैट तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और तुम जो है फ्लू से रिकवर भी हो जाओगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। आप खुद को और जो भी लोग अभी बचे हुए हैं उनको कैसे इन्फेक्ट होने से बचाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को जो है हमेशा क्लीन रखेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि मास्क लगाएंगे, अपने नोज़ को, अपने माउथ को जो है क्लीन रखेंगे। हम किसी से भी जो है चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, अगर कोई सिक क्लासमेट है तो उससे जो है हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे और मास्क वगैरह को जो है हमेशा लगा कर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम खुद को और जो लोग बचे हुए हैं उनको भी बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट। आपकी फैमिली जो है वो एक ट्रिप प्लान कर रही है, लेकिन आप लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस जो हैं वो बहुत प्रिवेलेंट हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो रखा है। तो आप वहाँ जाने से पहले और वहाँ जब आप रहेंगे तब और वहाँ से आने के बाद आखिर क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो वहाँ जाने से पहले हमको पैक करनी है क्या क्या चीज़ें। मॉस्किटो नेट ले जाना है, ओडोमॉस ले जाना है, मॉस्किटो रेपेलेंट चीज़ें ले जानी हैं, फुल स्लीव के जो है कपड़े ले जाने हैं। तो हमको मॉस्किटो नेट्स ले जाने हैं, रेपेलेंट्स ले जाने हैं और उस हिसाब के जो है कपड़े लेकर जाने हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ट्रिप में क्या करेंगे, हम जो मॉस्किटो नेट ले गए हैं उनको जो है लगा कर ही हमको सोना है। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम हुई, कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ें हमको यूज करनी है। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनने हैं और ऐसी जगह जहां पर रुका हुआ पानी है, ऐसी जगह जहां पे हमको लगता है कि मच्छर वगैरह जो है ब्रीड कर सकते हैं, जहां मच्छर जो है बहुत सारे हैं, वहां से हमको दूरी बना के रखनी है। कहीं रुके हुए पानी है वहां पर हमको नहीं जाना है, कहीं बहुत सारा कचरा है वहां पर हमको नहीं रुकना है, ठीक है। अब ट्रैवल के बाद, आने के बाद जो है आपको सिम्टम्स को नोटिस
करना है। अगर किसी को बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है बुखार के साथ, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कोई भी सिम्टम आने के बाद आपको डॉक्टर को तुरंत जो है दिखाना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं बिफोर ट्रैवल, ड्यूरिंग ट्रैवल और आफ्टर ट्रैवल, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं। इसी तरीके से जो है आपसे बहुत ही बेसिक लेकिन थोड़े से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपने जो है कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको बस अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स? आप कैसे जो है आपकी जो मॉस्किटो नेट आप लेकर गए हैं, जो रेपेलेंट लेकर गए हैं, उसकी कैसे इंपॉर्टेंस समझाएंगे अपने किसी सिबलिंग को? तो स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि जो नेट है वो और जो मॉस्किटोज हैं उसकी वजह से हमको क्या करेंगे, मच्छर काटेंगे नहीं, और उसकी वजह से हम मलेरिया जैसे इतनी खतरनाक बीमारी से खुद को बहुत इजीली बचा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे नेट्स हैं, रेपेलेंट्स हैं, वो बताएंगे उनके बारे में कि वो मॉस्किटोज को दूर रखते हैं कैसे। जैसे एक अम्ब्रेला हमको चाहिए होता है बारिश से बचने के लिए, वैसे ही मलेरिया से बचने के लिए हमको मॉस्किटो नेट्स या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। What could happen if travelers ignore health advices in such area? तो जो हेल्थ एडवाइजरी जारी हुई है, जैसे आप वहाँ जा रहे थे लेकिन आपको पहले से पता था कि जो है वहाँ पे मलेरिया है, और अगर पता होने के बाद भी आप सूटेबल चीज़ें लेकर नहीं जाएं तो क्या होगा? तो फिर हमको जो है मलेरिया होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। आप जो है मलेरिया कैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ चलिए आपने कैच कर लिया, फिर आप वहाँ से आएंगे तो आप यहाँ पर आकर भी अपनी कम्युनिटी में जो है वो एक डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए हमको जो है कोई भी हेल्थ एडवाइजरी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड्स इवन दो इट इज वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ। आपके अंकल ने जो है सिर्फ अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें फिट होने के लिए सिगरेट पीना या फिर किसी भी तरह के स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और ये पता होने के बाद भी कि जो स्मोकिंग है वो क्या करती है, हेल्थ को जो है खराब कर सकती है, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो व्हाट शुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? अब आपको अपने अंकल से कैसे आप बात करेंगे, क्या आप उनको बोलेंगे, और बिना रूड हुए बहुत ही पोलाइटली आप कैसे उनको समझाएंगे कि ये चीज़ जो है गलत है और आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स बहुत ही पोलाइटली हम उनको समझा सकते हैं कि इसके जो है क्या क्या डीमेरिट्स हैं, उनको हम केसेस बता सकते हैं, बहुत ही कामली हम रिमाइंड करा सकते हैं कि स्मोकिंग जो है लंग्स को डैमेज करती है, लाइफ को जो है शॉर्टन करती है, और आप जो है अपने यंगर लोगों के लिए, जैसे अगर मेरे अंकल हैं तो मैं उनसे छोटी हूँ, मेरे सारे सिबलिंग्स उनसे छोटे हैं, हम उनसे आखिर क्या सीखेंगे? अगर आप जो है स्मोकिंग करने लगेंगे तो आप हमारे लिए गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसलिए आपको जो है इसको जो है क्विट कर देना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हेल्दियर वेज आपको जो है बताना पड़ेगा कि आप जो है अपने जो पीयर प्रेशर है उसमें आकर आखिर आप क्यों स्मोकिंग कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को एनकरेज करिए कि स्मोकिंग मत करो। और भी तरीके होते हैं जो है सोशलाइज होने के साथ में गेम्स खेलना, एक्टिविटीज़ करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये सारी अच्छी चीज़ें आप प्रमोट कर सकते हैं, ना कि उनके इन्फ्लुएंस में आके आप स्मोकिंग करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अंकल को जो है बता सकते हैं। What would you do if your friend offers you a cigarette at a party? सपोज आप एक पार्टी में हैं और आपका फ्रेंड जो है वो आपसे कह रहा है कि तुम भी ये लो, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो तुम भी स्मोकिंग करो, आप क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स कभी भी पीयर प्रेशर में आकर हमको इन सब चीज़ों को जो है हाँ नहीं बोलनी है। ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमको इनको हमेशा ही नो बोलना है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड ऑफर कर रहा है सिगरेट तो बहुत ही पोलाइटली जो है हमको रिफ्यूज़ करना है और उसको बताना है कि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और हमको पीयर प्रेशर में आकर कभी भी उसको हाँ नहीं बोलना है कि हाँ अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा दोस्त जो है बुरा मान जाएगा, ये वो बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ गलत है उसके लिए हमेशा हमको बहुत ही पोलाइटली ना बोलना है, साथ ही साथ सामने वाले को भी एनकरेज करना है सो दैट वो भी स्मोकिंग ना करे। ऑलराइट।
कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन हार्मफुल हैबिट्स? तो ऐसी हार्मफुल हैबिट्स में जो स्टूडेंट्स इंडल्ज हो रहे हैं उसको कैसे स्कूल्स अपने लेवल पर प्रिवेंट कर सकते हैं? तो स्कूल्स को चाहिए कि वो जो है हेल्थ कैंपेन्स करवाएं, किसी डॉक्टर को आप बुला सकते हैं अपने स्कूल में जो ये चीज़ें बताएं। आपको लाइब्रेरी में जो है ऐसी बुक्स रखनी चाहिए जो स्टूडेंट्स पढ़ें और उनको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि कैसे ये हार्मफुल होती हैं हमारी जो है हेल्थ वगैरह के लिए। ठीक है, तो स्कूल जो है अवेयरनेस कैंपेन करवा सकती है, डॉक्टर्स को बुला सकती है और लेसन्स जो है वो इंक्लूड कर सकती है अपने जो करिकुलम है, अपना जो सिलेबस है उसमें, जो बताए कि क्या क्या बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं टोबैको के, हमारे और भी चीज़ें जो हैं, टोबैको हो गई, सिगरेट हो गई, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है उसके। ठीक है, और एनकरेज कर सकते हैं स्पोर्ट्स को, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को। अगर कोई स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में इनएक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा इंडल्ज है किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में, उसका दिमाग इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल जो है अपने लेवल पे ट्राई कर सकता है सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो इन हार्मफुल हैबिट्स को ना अपनाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन, so we don't need to worry about diseases. What questions can Vinita ask her to help Sania understand that her statement is incorrect? सानिया ये कह रही है अपनी फ्रेंड से कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोई भी इन्फेक्शन को क्योर कर सकती हैं। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सानिया को आखिर क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछने चाहिए सो दैट उसको पता चले कि वो गलत कह रही है? सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स ये है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं। ऑलराइट, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं। बाकी वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, वर्म्स हो गए, उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। इसलिए एनी इन्फेक्शन गलत है, एनी इन्फेक्शन नहीं, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स जो है वो ठीक करते हैं। तो विनीता क्या पूछ सकती है? विनीता पूछ सकती है क्या जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस जैसे फ्लू हो गए, मीजल्स हो गए, अगर इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेंगे क्या वो ठीक होगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्योर कर रहे हैं सारे जो इन्फेक्शंस को, तो फिर तो हमको कभी भी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अलग अलग डिजीज़ेस के लिए अलग अलग वैक्सीन क्यों लगवाते हैं बचपन में? बचपन में इतने सारे जो हमको वैक्सीन्स लगते हैं, टिटनेस है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये सारे हम आखिर क्यों लगवा रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एंटीबायोटिक ले सकते हैं अगर एंटीबायोटिक सब कुछ ठीक कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आप जो है उसको पूछ सकते हैं। Have you heard that misuse of antibiotics makes bacteria resistant, so they stop working? और अगर हम हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, उसका ओवरडोज ले रहे हैं, तो क्या होगा? वो बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उसकी इफेक्टिवनेस जो है एंटीबायोटिक्स की फिर हमारी बॉडी में कम देखने को मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे तो उसको रियलाइज होगा सानिया को कि सच में वो गलत कह रही है और एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रियलाइज कराएंगे कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होते हैं, सारी डिजीजेस के लिए नहीं होते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे पूरे 1 ईयर का जो है यहाँ पे डेंगू रिपोर्ट है कि किस मंथ में कितने केसेस आए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे जनवरी में 10 है, फरवरी में 12 है, सितंबर में 65, अक्टूबर में 30, ऐसे करके अलग अलग मंथ्स में कितने केसेस आए हैं डेंगू के, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सेस एंड मंथ ऑन द एक्स एक्सेस, क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये जो बार ग्राफ है ये आधा मैं आपके लिए बनाऊंगी, कंप्लीट आपको भी करना है। ऑलराइट, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमको वाई एक्सेस पे क्या चाहिए? ये होती है आपकी एक्स एक्सेस, ये होती है आपकी वाई एक्सेस। तो आपको जो है एक्स एक्सेस पे क्या चाहिए? मंथ्स चाहिए। हमको एक्स एक्सेस पे यहाँ पर मंथ्स चाहिए और वाई एक्सेस पे क्या चाहिए? वाई एक्सेस पे हमको नंबर ऑफ केसेस चाहिए।
ठीक है, नंबर ऑफ केसेस चाहिए। ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है, और y एक्सेस पे कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं, बाकी 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके ये जो है आपको आगे बढ़ाना है। फिर नंबर ऑफ केसेस मान लीजिए हम 5 का डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके आपको 25 ऐसे करके आपको क्या करना है, ऐसे करके आप जो है एक फॉर्मेट बना सकते हैं। ये आप खुद जो है आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अब हमारे पास है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जनवरी में 10 केसेस आए हैं। ठीक है, जनवरी में कितने केसेस आए हैं, 10 केसेस आए हैं। तो ऐसे जनवरी में आपको 10 तक के ले जाना है। आ गई बात समझ में, कैसे आप ग्राफ बना रहे हैं। जनवरी में 10 केसेस आए हैं। अब फरवरी में देखें, फरवरी में 12 केसेस आए हैं। अब ये जो हमारा 10 से 15 के बीच का डिवीजन है, इसमें 11, 12, 13, 14 ऐसे करके आएगा। तो 12 कहाँ आएगा, 10 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो फरवरी में अप्रॉक्सीमेटली आप 12 तक लेकर जाइए। अब देखते हैं मार्च में कितने केसेस आए हैं। मार्च में आए हैं 15 केसेस। अब 15 कहाँ पर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इधर कहीं आ रहा है। तो मार्च में आपको 15 केसेस तक लेकर जाना है। ऐसे आप जो है कोई भी ग्राफ आपको पूछे, पहले x एक्सेस बनाइए, फिर y एक्सेस बनाइए, फिर उसको जो है डिवाइड करिए, और उसके बाद जो है आपका ग्राफ जो है आ जाएगा। सपोज मान लीजिए आपका सबसे ज़्यादा कब है, आपका जुलाई में है। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये लास्ट जो है वो जुलाई में है, और ये 25 तक है। सपोज ये थोड़ा और ऊपर जाता, तो इधर अगर कहीं 65 आता तो क्या आएगा, तो हमारा ऐसे ग्राफ बन के आएगा जुलाई का। तो आप देखिए कि जनवरी में केसेस कम थे, फिर फरवरी में बढ़े, फिर मार्च में बढ़े, और जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने ज़्यादा जो है बढ़ गए। इस तरीके से आपको जो है खुद भी ग्राफ, इसको क्या करना है, पूरा का पूरा ग्राफ जो है 12 मंथ्स का कंप्लीट करना है। ऑल राइट, आ गई बात समझ में। तो ये ग्राफ जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगी केसेस हाईएस्ट। इन 3, इसमें से कौन से 3 मंथ्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डेंगी के केसेस आए थे। तो आप देखेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में 65 केसेस ईच मंथ में जो है आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्या है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें 65 केसेस आपको हर मंथ में देखने को मिले हैं। इन विच मंथ या मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट, कौन से मंथ में जो है सबसे कम केस आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे कम केस जो है वो आया है जनवरी में, फिर फरवरी में, ऐसे करके आप देखेंगे तो सबसे कम केस कब आए हैं, जनवरी में 10 केसेस और फरवरी में जो है 12 केसेस। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कोई भी डेटा दिया हो आप पढ़ सकते हैं। व्हाट नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ्स माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द डेंगी केसेस। क्या नेचुरल फैक्टर्स या फिर क्या एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं उन मंथ्स में आए होंगे जिसमें जो है बहुत ज़्यादा डेंगी के केसेस जो है हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हेवी रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग, स्टैगनेंट वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा होगा। जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वाले मंथ होते हैं, ये कैसे मंथ होते हैं, इस टाइम पे रेनी सीजन चल रहा होता है। तो इस टाइम पे कैसा वेदर रहता है, मॉइस्चर बहुत रहती है, डैम्पनेस बहुत रहती है, साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि पानी जो है वो जगह जगह भरा रहता है। जब वाटर जो है कलेक्ट हो जाएगा, स्टैगनेंट रहेगा एक जगह, तो उसमें क्या होगी, मॉस्किटो वगैरह की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। और हमको पता है डेंगी किससे होता है, डेंगी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब कि डेंगी जो है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, और डेंगी वायरस फिर मॉस्किटो क्या करता है, फैलाता है। इसलिए जो है अगर हम स्टैगनेंट वाटर वगैरह हटा दें, साफ सफाई बनाएं, कचरा वगैरह नहीं हो, तो क्या होगा, तो हमारा जो ये डेंगी है उसके चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, इवन इफ इट इज अ रेनी सीजन। फिर वार्म और ह्यूमिड जो वेदर है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वेदर उस टाइम पे कैसा रहता, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर
भी रहता है, वार्मथ भी रहती है, ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल होती है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये जो मॉस्किटो वगैरह हैं ब्रीडिंग के लिए उनकी बहुत ही सूटेबल सिचुएशन होती है, ठीक है। इसलिए उस टाइम पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर पुअर ड्रेनेज एंड अनकवर्ड वाटर स्टोरेज, मोर ब्रीडिंग साइट्स, जो हमारी ड्रेनेज है अगर वो अच्छी नहीं, हमारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं, हमारा जो नाले वगैरह हैं वो क्लॉग्ड हैं, वो जो है अच्छे से वहाँ से पानी निकल नहीं पा रहा है, साथ ही साथ जो है आपका जो वाटर स्टोरेज जहाँ पर वाटर स्टोर हो रहा है वो कवर्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स जाके क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे और उनकी जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे क्या होगी, हमारे बीमारियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो ये नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो जो रेनी सीजन था उसमें बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे थे, ठीक है। सजेस्ट फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन्स टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो आपकी कम्युनिटी, आप और साथ ही साथ गवर्नमेंट कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकती है सो दैट डेंगू जो है वो जो है स्प्रेड नहीं हो। तो सबसे पहले जमा हुआ पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको क्लियर करिए, जो ड्रेन है, रूफ टॉप्स हैं, जो कंटेनर्स वगैरह, कहीं आपके छत पे कोई कंटेनर रखा है, कहीं आपके छत पे पानी भर रहा है, ऐसी जगहों से बिल्कुल पानी जो है कहीं भी रुकना चाहिए, रुका हुआ पानी जो है कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो है, जहाँ पर वाटर लॉक्ड एरियाज हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे जो है वो टाइम से होना चाहिए। मॉस्किटो नेट्स और जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं वो अगर आप केपेबल हैं बाय करने के तो आप बिल्कुल खरीदिए, और अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो उनको भी दीजिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि ऐसे लोग जो नहीं खरीद सकते हैं मॉस्किटो नेट्स वगैरह, या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये ब्रीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पर क्लेanलीनेस नहीं है और उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाए। आपको पब्लिक अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे आप जो है इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और कवर वाटर टैंक्स एंड क्लीन कूलर्स रेगुलरली, कूलर वगैरह जो आपके घर में हैं उनको जो है रेगुलरली जो है क्लीन करिए। साथ ही जो वाटर टैंक वगैरह हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी ब्रीडिंग के चांसेस जो है नहीं आने चाहिए। इन तरीकों से जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज को। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आप क्या हैं, आप अपने स्कूल के हेल्थ कैंपेन के जो है इंचार्ज हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि लोगों को ये पता चले कि कैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने के लिए क्या चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर एयर से फैल रही हैं तो हमको प्रॉपर जो है, जो पेशेंट अगर है उसको आइसोलेट करना है, वो घर पे रेस्ट करे, उससे चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। स्कूल में हमको हैंड वॉश जो है रेगुलरली जो है करते रहना है, सोप से अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है और वहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। मास्क लगा कर रखना है कॉफिंग और स्नीजिंग के टाइम पर, और हमको वैक्सीनेशंस जो हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं हमको वो सब जो है वैक्सीनेशन करवा लेनी है। ड्रिंकिंग वाटर आपका साफ होना चाहिए, आपका खाना जो है साफ होना चाहिए। तो एयर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, सारे जो हमारे साथ ही साथ जो फूड और वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं सब की सब जो है इन सिंपल स्टेप से जो है बिल्कुल क्या हो जाएंगी, अवॉइड हो सकती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में देख लेते हैं, जो लाइफस्टाइल से फैल रही हैं, जो कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे फैल रही हैं। तो हमको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है और जंक फूड जो है नहीं खाना है। अच्छी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, ऐसी जो है हमको डाइट लेनी है। एक्सरसाइज करना है और हर रोज जो है बाहर खेलने जाना है। फिजिकल एक्टिविटी को जो है बनाए रखना है डेली बेसिस पे।
हमको स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो बोलना है। हमको अगर स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो उसको अच्छी जो है तरीके से, माइंडफुल तरीके से मैनेज करना है। आप जो है हॉबीज़ वगैरह जो है आपको अडाप्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ रेस्ट भी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए भी जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहीं आप कहीं बॉर्डर लाइन डायबिटिक तो नहीं है कि अब जो है डायबिटीज़ हो जाएगी, तो इसलिए हमको क्या करना है, रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स भी करवाते रहने चाहिए। इस तरीके से अगर ये चीज़ें आप जो है बताएं तो आप जो कैंपेन के अपने स्कूल के जो हेल्थ कैंपेन के इंचार्ज हैं, आप अगर ये सारी चीज़ें बताएंगे तो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है फैलेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कॉफ और फ्लू। कैन यू प्रोवाइड पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन? ऐसा कहा जाता है कि आपको जो है वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह हैं, इनके लिए आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करती है? सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अगर आप अननेसेसरीली जो है एंटीबायोटिक्स लेंगे तो सबसे पहले तो वायरस, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो वायरस को जो है किल कर पाए। दूसरी चीज, आपको जो है बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाएगा आपकी बॉडी में, कैसा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है, जो ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगा। फिर जब आपकी बॉडी को एक्चुअली जरूरत होगी इन एंटीबायोटिक्स की, तब वो जो है उन पे असर नहीं दिखाएंगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो वर्क करती हैं किसके? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं। और यहाँ पे जो भी डिजीजेस मेंशन्ड हैं वो वायरसेस जो है कॉज करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स उनको क्योर नहीं कर सकती। और अगर अननेसेसरीली आप यूज़ करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा उस बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया जो है स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिजीजेस अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय एक्सक्रीटा और इन्फेक्टेड पर्सन? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वाटर से जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, मतलब कि अगर आपका वाटर इन्फेक्टेड है उससे कौन कौन सी डिजीजेस जो है इसमें स्प्रेड हो रही हैं? तो हेपेटाइटिस ए बिल्कुल होता है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एयर से स्प्रेड होती है। ठीक है, अब पोलियो, कॉलेरा और चिकन पॉक्स आपने देखा था, चिकन पॉक्स भी जो है वो किससे स्प्रेड होता है? चिकन पॉक्स भी जो है वो टच से स्प्रेड होता है और वो एयर से स्प्रेड होता है। अब बात करें पोलियो के बारे में, मैंने आपको उधर जो हमारी लिस्ट थी उसमें नहीं बताया था, लेकिन कॉलेरा के बारे में बताया था। कॉलेरा भी जो है हमारे इसी ड्रिंकिंग वाटर से या फिर जो हमारा फूड है उससे स्प्रेड होता है, अगर वो कैसा है? इन्फेक्टेड है। तो द डिजीजेस जो कि स्प्रेड हो रही हैं कंटामिनेटेड वाटर और एक्सक्रेटा से, वो हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है और कॉलेरा है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए, पोलियो और कॉलेरा कैसी हैं? हमारी फूड जो है इन्फेक्टेड है, वाटर जो इन्फेक्टेड है उससे स्प्रेड होने वाली डिजीज हैं। तो हमको अब पोलियो के बारे में भी जो है पता चल गया। और टीबी क्या है? एयरबॉर्न है, और चिकन पॉक्स एयरबॉर्न और जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है। चिकन पॉक्स में जो ब्लिस्टर्स होते हैं उससे जो फ्लूइड निकलता है, अगर वो आपके स्किन से किसी और की स्किन पे लग गया तो वो जो है स्प्रेड हो जाएगी। तो चिकन पॉक्स कैसे स्प्रेड हो रही है? एयर से और जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से। ठीक है, ये वाटर से जो है स्प्रेड नहीं होते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो, बट ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर, व्हाई इज इट सो? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि पहली बार जब आपकी बॉडी जो है किसी से अटैक होती है, कोई आपकी बॉडी पे पैथोजन अटैक करता है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तब आपको जो है सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपकी बीमारी कुछ दिनों में ठीक होती है। लेकिन अगली बार जब वो ही पैथोजन आपको जो है अटैक करता है, तब आपकी बॉडी उससे बहुत अच्छे से लड़ पाती है, स्ट्रांगली लड़ पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पहली बार वो अटैक करता है तो हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है, और जब पहली बार आता है कोई पैथोजन तो वो
हमारी बॉडी क्या करती है, उसको पहचानती है, फिर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाती है और फिर उससे लड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब सेकेंड टाइम वो पैथोजन अटैक करता है तो क्या होता है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी पहले जो है उसकी मेमोरी में रहता है कि ये पैथोजन पहले भी आ चुका है, तो वो क्या करती है, उसको याद रहता है कि इसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज है, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास हथियार बने रखे हैं, बस अब इस पे डायरेक्टली जो है अटैक करना है उन हथियार जो हमने एंटीबॉडीज बना के रखी हैं। इसलिए सेकेंड टाइम में क्योंकि हमारी बॉडी की मेमोरी में रहता है कि ये पैथोजन के अगेंस्ट हथियार ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हाथ के हाथ तुरंत मार दो, इसलिए सेकेंड टाइम पे ज्यादा जो है अच्छे से हमारी बॉडी लड़ पाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब जर्म एंटर करता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उससे लड़ने के लिए टाइम लगाता है, क्योंकि तो वो उसको एंटीबॉडीज जो पहले पहचानती है, फिर एंटीबॉडीज बनाती है, फिर लड़ती है, इसलिए टाइम लगता है। तो थोड़े एंटीबॉडीज जो हैं बनते हैं, इसलिए रेस्पॉन्स कैसा होता है, वीक होता है। लेकिन वो जो पैथोजन आया है अब उसको बॉडी पहचानती है, बॉडी जो है अब उसको उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके उसने रख ली है। ठीक है, कैसे, मेमोरी सेल्स के फॉर्म में। अब जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो मेमोरी सेल्स जो है तुरंत उसको पहचान जाएंगी, उस पैथोजन को, उस जर्म को तुरंत पहचान जाएंगी, और वो एंटीबॉडी जो है वो फटाफट से क्या करेंगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंटीबॉडीज की, क्योंकि पहले से हम पहचानते हैं। अब हमको वो जो ऐसा कोई फ्रेश नहीं आया है वो बैक्टीरिया, हम पहले से उसको पहचानते हैं। कोई भी पैथोजन है हम पहले से पहचानते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, जल्दी से मार देंगे। इसलिए जो सेकेंड रेस्पॉन्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है फर्स्ट रेस्पॉन्स से। ये सेम चीज आपकी अप्लाई होती है किस में, अगर आप बात करें चिकन पॉक्स में। आपने देखा होगा अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो बेरली ही कभी होता है कि वो सेकेंड टाइम जो है हो, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपको जो है कभी आप उस वापस से कभी उस वायरस से मिले ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, चिकन पॉक्स में क्या हुआ, पहली बार जब वो आया पैथोजन तो हमारी बॉडी जो है उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, और पहली बार जो है उसने पहचाना, एंटीबॉडीज बनाई, तो उसको टाइम लगा, इसलिए उसके पूरे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिले। लेकिन अगली बार जब आया तो उसकी बॉडी ने क्या करा, ये वाला तो मैं पहचानता हूं पैथोजन, और बॉडी ने उसको हाथ के हाथ तुरंत मार दिया। इसलिए दोबारा जो है बेरली कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पहले जो है चिकन पॉक्स हो चुका है तो दोबारा भी हो। ऑलराइट, तो हमने इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, वो भी हाई क्वालिटी में हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।